बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं संतोष कुमार गुप्ता पंडित राम गोपाल त्रिपाठी इंटर कॉलेज विजयपुर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने द्विघात समीकरण से संबंधित पहली प्रश्नावली पढ़ी थी। आशा करते हैं कि वो प्रश्नावली आप लोगों को भली भांति समझ में आ गई होगी। आज बच्चों हम उसी चैप्टर की दूसरी प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे और उसके जो प्रश्न हैं उनको हल करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए हल करते हैं द्विघात समीकरण की दूसरी प्रश्नावली 4.2। बच्चों, ये जो अगली प्रश्नावली है 4.2, इसमें द्विघात समीकरण को गुणनखंडों में हम विभक्त करेंगे और फिर उनके हम हल ज्ञात करेंगे। तो इसकी देखते हैं दूसरी प्रश्नावली। ये 4.2 है। ये जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो इसमें गुणनखंड, पहला जो प्रश्न है उसमें गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि पहले हम इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड की सहायता से फिर इसके हम मूल ज्ञात करेंगे। तो इसके एक खंड पर विचार करते हैं। जैसे ये तीसरा इसका खंड है √2x² + 7x + 5√2 = 0। ये रूट वाला प्रश्न ही मैं ले रहा हूँ, चूँकि रूट वाले प्रश्न से बच्चे ज़्यादा घबराते हैं। तो ये जो प्रश्न तीसरा खंड है इसको अब हम हल करेंगे। हाँ, तो देखिए ये प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है √2x² + 7x + 5√2 = 0। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें हम गुणनखंड करना, हालांकि पहले पिछली कक्षाओं में आपको बताया गया था। इसमें क्या करते हैं कि ये जो इधर 5√2 है और ये √2 है, इसका पहले हम गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा? √2 का √2 में गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा और 2 का 5 में करेंगे तो 10 मिलेगा। तो हमें जो गुणा कराने पर जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? 10। अब बेटा देखो, ये जो इसके पहले 5√2 के पहले जो ये चिन्ह लगा हुआ है प्लस का, इसका मतलब ये है कि जो ये 7 है, 7 को प्लस करने पर, बात यहाँ पर समझिएगा कि हमें दो संख्याएं ऐसी ढूंढना है जिन्हें प्लस करने पर हमें 7 मिले और उनका गुणा करने पर 10 के बराबर मिले। क्योंकि √2 का जब हमने 5√2 में मल्टीप्लाई किया था, गुणा किया था, तो हमें 10 मिला था। तो वो जो खंड होंगे 7 के, उन खंडों का गुणा भी 10 के बराबर हो। और चूंकि 5√2 के पहले प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए हमें जो खंड मिलेंगे 7 के, वो जोड़ने पर 7 मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम 7x को लिख सकते हैं 5x - 2x। जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा और गुणा कराएंगे 5 का 2 में तो 10 के बराबर हो जाएगा, जो √2 और 5√2 के गुणा के बराबर है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें देखिए, ये करने के बाद √2x² + 5x में हम x कॉमन निकालेंगे और जब x हमारा कॉमन निकल आएगा तो अंदर क्या बचेगा? क्योंकि √2x² है, x कॉमन निकालेंगे तो √2 बचेगा और 5x से हम x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा। तो x कॉमन निकालने के बाद हमारे पास जो बचेगा वो होगा √2x + 5। और इधर जो 2x + 5√2 लिखा हुआ है, इससे हम √2 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि जो 2 होता है 2 को
हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, ये लिख सकते हैं। तो जो हमारा 2 है इसमें 2 √2 हैं, तो एक √2 यहाँ से और यहाँ पर √2 हमें दिखाई दे रहा है। तो √2 हम कॉमन निकालेंगे, तो जो 2 से एक √2 कॉमन निकल जाएगा तो एक √2 बचेगा और ये x बचेगा, और यहाँ से √2 कॉमन निकल आएगा, ये √2 कॉमन निकल जाएगा, तो हमारे पास भी क्या बचेगा, केवल 5 बचेगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो √2 x + 5 यहाँ पर भी है, √2 x + 5 यहाँ पर भी है। इसको हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा एक ये x और एक ये बचेगा √2। तो इस तरह से ये कॉमन निकलने पर √2 x + 5 हमारे पास जो गुणनखंड बचेगा वो बचेगा x + √2। अब ये जो देखिए, जो √2 x + 5 और x + √2 दो गुणनखंड हैं, इनको हम एक एक करके अलग अलग हल करेंगे तो इस द्विघात समीकरण के हमें मूल मिल जाएंगे। जैसे ये पहला हमने ले लिया √2 x + 5 = 0, तो 5 को जब हम बराबर के उधर करेंगे तो ये बन जाएगा √2 x = -5, और इस √2 को नीचे कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/√2। तो ये तो पहला पार्ट हो जाएगा। और जो दूसरा गुणनखंड है x + √2, जब इसको हम 0 के बराबर करेंगे और √2 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो इससे हमें मिल जाएगा x = -√2। तो इस तरह से हमें दो मूल मिल जाएंगे, x = -√2 और एक मिल जाएगा x = -5/√2। अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न जो इसमें है दूसरा, उसमें कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब देखिए उदाहरण 1, पीछे चलते हैं, इसका उदाहरण 1 पीछे मिलेगा। ये मेरे ख्याल से पहली प्रश्नावली के पहले का उदाहरण 1 है। ये उदाहरण 2 आ गया और ये उदाहरण 1 आ गया। अब इसमें इस उदाहरण में हमने देखा था कि इसमें हमें केवल समीकरण बनाने थे, द्विघात समीकरण हमें केवल बनाना था। ये जो शर्तें दी गई हैं, इन शर्तों के आधार पर इन्हें हमें गणितीय रूप देना था। तो इसी उदाहरण में जो ये गणितीय रूप द्विघात समीकरण के रूप में बने हुए हैं, इन्हीं को हल करना है। जैसे ये पहला खंड है x² -45x धन 324 = 0। तो इसको हमें हल करना है। तो इसको उसी तरह से हल करेंगे जैसा अभी हमने पहले क्वेश्चन में एक पार्ट हल किया था। तो आइए अब इसमें इस वाले गुणनखंड को हल करते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है x² - 45x + 324 = 0। तो पहले हम क्या करेंगे कि ये जो 324 इधर लिखा हुआ है, इस 324 को इस तरह से तोड़ेंगे, क्योंकि इसके पहले प्लस का साइन चिन्ह लगा हुआ है। तो प्लस का चिन्ह का मतलब ये है कि जो ये 45 है, इस 45 को जोड़ने पर 45 मिलना चाहिए 45 के खंडों को, और उनका गुणा कराने पर हमें 324 मिलना चाहिए। तो जब इसको हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो बहुत जल्दी हमको इसके खंड मिल जाएंगे। तो इस 45x को हम लिख देंगे 36 धन 9, 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, और इनका जब हम गुणा कराएंगे 36 का 9 में
तो ये 324 के बराबर हो जाएगा। तो हम इस 45 को लिखेंगे 36 धन 9 और बाहर x लिखा ही रहेगा। और जब इस x का अंदर गुणा कराएंगे माइनस के साथ में, तो ये बन जाएगा माइनस का 36x माइनस का 9x और 324 ऊपर की तरह ही लिखा रहेगा और इधर एक्स स्क्वायर भी ऊपर की तरह ही लिखा रहेगा। अब देखिए इसमें जो पहले है एक्स स्क्वायर माइनस 36x, इसमें से हम x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x ऋण 36 और इन दोनों से अगर हम -9 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा x ऋण 36 और इधर बराबर 0। अब x ऋण 36 दोनों में से हमको कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसको हम कॉमन निकालेंगे तो हमको x ऋण 36 यहाँ कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा और यहाँ -9, अर्थात हमें दूसरा गुणनखंड x -9 मिल जाएगा। अब इस जो दो गुणनखंड मिल गए हैं इनको हम अलग अलग बारी बारी से एक एक को 0 के बराबर करेंगे और इससे हमें इस द्विघात समीकरण के मूल मिल जाएंगे। तो ये पहला जो गुणनखंड है x ऋण 36, इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर 36। और जो ये दूसरा गुणनखंड है x ऋण 9 x -9, तो इसको जो हम 0 के बराबर करेंगे तो हमें x बराबर 9 मिल जाएगा। इस तरह से इस द्विघात समीकरण का हल हमें मिल जाएगा x बराबर 36 और x बराबर 9। अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। जो तीसरा प्रश्न है वो कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ये देखिए प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। इसमें हम मान लेते हैं कि संख्याएं x और 27 ऋण x हैं। 27 ऋण x क्यों माना गया है? क्योंकि दोनों संख्याओं का योग 27 है। तो एक संख्या अगर x होगी तो दूसरी संख्या के लिए हमें 27 से x को घटाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें दो संख्याएं मिल जाती हैं x और 27 माइनस x। प्रश्न कह रहा है कि इनका गुणनफल किसके बराबर है? 182 के बराबर है। तो हम इसे 182 के बराबर रख देते हैं और इन दोनों संख्याओं का जो हमने ऊपर माना है उनका गुणा करा देते हैं। तो ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या गुणा करा दिया गया और इनका गुणनफल 182 के बराबर रख दिया गया। अब इस x का जब अंदर हम गुणा कराएंगे तो x का 27 में गुणा कराएंगे तो 27x हो जाएगा और x का ऋण x में गुणा कराएंगे तो ऋण का x स्क्वायर हो जाएगा और इधर 182 लिखा रहेगा पहले की भांति। अब इसको पक्षांतर कर लीजिए। जो माइनस एक्स स्क्वायर है इसको बराबर किधर लाइए तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और जो प्लस का 27x है उसको बराबर किधर लाएंगे तो माइनस का 27x हो जाएगा और 182 इधर लिखा ही है तो प्लस 182 बराबर 0 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए पूर्व प्रश्न की भांति जैसा हमने बताया था कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है 182 के पहले ये प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। तो इसका मतलब 27 के जो खंड होंगे उनका योग तो 27 हो और गुणनफल उनका 182 होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा निकालेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जो 27 के गुणनखंड होंगे वो 14 और 13 होंगे। 14 और 13 आएंगे। इनको 14 और 13 को जोड़ेंगे, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 27 के बराबर आएगा और इन दोनों का गुणा करा देंगे तो उनका गुणनफल 182 के बराबर आएगा। तो अब 27 की जगह पर हम लिख देंगे 14 धन 13 और ऋण का और x का जब अंदर गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर ऋण 14x ऋण 13x धन 182 बराबर 0। अब इसमें हम कॉमन निकालेंगे। देखिए इन दोनों में एक्स स्क्वायर ऋण 14x में x कॉमन मिल जाएगा और जब x हम कॉमन बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा x ऋण 14
और इधर जो -13x धन 182 है, इसमें से जब -13 हम कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा x ऋण 14। अब देखिए x ऋण 14 दो जगह है। जब इसको हम कॉमन निकालेंगे x ऋण 14 को, तो हमारे पास बचेगा x और यहाँ बचेगा ऋण का 13। ये x बचेगा और ये ऋण 13 बचेगा, तो बच जाएगा, दूसरा गुणनखंड मिल जाएगा x ऋण 13 बराबर 0। अब हम बारी बारी से एक एक करके इनको 0 के बराबर करते हैं। पहले x ऋण 14 बराबर 0 लेंगे, ये वाला गुणनखंड, और -14 को उधर ले जाएंगे तो बन जाएगा +14, तो x बराबर आ जाएगा 14। और दूसरे उसमें x -13 बराबर 0 लेंगे और -13 को उधर भेज देंगे तो x बराबर आ जाएगा 13। तो इस प्रकार हमें जो गुणनखंड मिलेंगे वो 14 और 13 मिलेंगे। अब हम जब x बराबर 14 लेंगे और हमने जो संख्याएं मानी थी x और 27 ऋण x, ये जो संख्याएं मानी थी, इसमें x की वैल्यू 14 रख देंगे तो पहली संख्या 14 हो जाएगी और दूसरी संख्या होगी 27 ऋण 14। 27 से 14 घटाएंगे तो आ जाएगा 13। तो संख्याएं हो जाएंगी 14 और 13। और जब x की जगह पर हम 13 रखेंगे तो पहली संख्या 13 हो जाएगी, और जब 27 ऋण x में x जगह पर 13 रखेंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगी 14। तो कुल मिलाकर हमें जो संख्याएं मिलेंगी वो संख्याएं 13 और 14 मिलेंगी, जैसा कि नीचे इसमें लिखा गया है। तो ये प्रश्न भी आपका पूरा हुआ। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है चौथा नंबर, वो कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 है। तो ये भी बहुत सरल प्रश्न है। इसमें हम 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं कि अगर एक x होगा तो अगला धनात्मक पूर्णांक x+1 होगा, क्योंकि 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात करने के लिए पहली संख्या में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो हमें अगली संख्या मिल जाती है। तो इस तरह से 2 क्रमागत धन पूर्णांक हम x और x+1 मानेंगे। फिर प्रश्न कह रहा है कि इनके वर्गों का योग 365 है, तो इनको हम वर्ग करके जोड़ देंगे। पहला जो x है उसका वर्ग कर देंगे और दूसरा जो धनात्मक पूर्णांक है x+1 उसका वर्ग कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे और दोनों का जोड़ 365 के बराबर हो जाएगा। अब इसको और आगे सरल करते हैं। ये x² लिखा ही है और जो दूसरा आगे है x+1 का होल स्क्वायर, ये जो x+1 का होल स्क्वायर है इसका जब हम प्रसार करेंगे तो यह आ जाएगा x² + 1 + 2x। और जो 365 बराबर के उधर लिखा हुआ है उसको बराबर के इधर कर लेंगे तो ऋण का 365 हो जाएगा। अब इस 1 से 365 को घटा देंगे, ये जो 1 है और ये 365 है इसको घटा देंगे तो ऋण का 364 आ जाएगा। x² और x² को जोड़ देंगे तो ये 2x² आ जाएगा और ये 2x ये अकेला ही लिखा है तो नीचे ये 2x हो जाएगा। तो इस तरह से ये आ जाएगा 2x² धन 2x ऋण 364 बराबर 0। इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखिए प्रत्येक पद में 2 कॉमन है, प्रत्येक पद में 2 कॉमन है, तो इस 2 को हम कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। और जब कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा x² + x ऋण 182 बराबर 0। और इस 2 को 0 की तरफ भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा और हमें एक समीकरण मिलेगा x² + x ऋण 182। बच्चों इसके आगे हमने इसको हल नहीं किया है, जैसा कि अभी 2 पार्ट पीछे हम हल कर चुके हैं जिसमें गुणनखंड करके उसके मूल हमने ज्ञात किए हैं। तो उसी तरीके से इस गुणनखंड का भी, इसे भी गुणनखंड विधि से हल करके और इसके दोनों मूल हमें ज्ञात कर लेना है। तो ये काम हमने आपके लिए छोड़ दिया है बच्चों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो 5वां प्रश्न है वो है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात करना है। ये प्रश्न है। तो इसमें
ये भी बहुत सरल प्रश्न है, आसान है। इसमें हम त्रिभुज का आधार मान लेते हैं कि वो x है, और चूंकि जो संबंध दिया गया है आधार और ऊंचाई में वो ये है कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो अगर त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर होगा तो उसकी ऊंचाई x ऋण 7 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह से हमें आधार और ऊंचाई मिल गई। और उसके बाद फिर हम चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ये जो एक पाइथागोरस प्रमेय होती है कि किसी त्रिभुज के कर्ण का वर्ग उस त्रिभुज के, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग उस त्रिभुज के आधार और आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इस तरह से इसमें हम आधार, लंब और कर्ण की वैल्यू का मान जो है वो रख देंगे और इसे हल करेंगे। आधार को हमने x माना था तो x का वर्ग हो गया, और जो लंब है वही हमारी ऊंचाई होती है समकोण त्रिभुज में, तो उसकी वैल्यू x ऋण 7 थी, x-7 थी, तो वो उसका वर्ग हो गया। और कर्ण हमें प्रश्न में दिया गया है कि कर्ण जो है इसका 13 है, तो 13 का वर्ग हो गया। अब इसको जब हम हल करेंगे तो हल करने पर हमें एक ये द्विघात समीकरण मिलेगा, x² ऋण 7x x² - 7x - 60 = 0। ये हमको द्विघात समीकरण मिल जाएगा। इसका भी गुणनखंड पिछले प्रश्नों के नियम की तरह ही करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऋण चिन्ह लगा हुआ है, ये 60 के पहले ऋण चिन्ह का मतलब कि जो हमें 7 का गुणनखंड करना है, इस 7 का, वो घटाने पर 7 आना चाहिए और गुणा कराने पर 60 के बराबर आना चाहिए। तो अगर हम 12 से 5 को घटा दें तो 7 आ जाएगा, और 12 का 5 में गुणा कर दें तो 60 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से 7 का गुणनखंड जो हम निकालेंगे वो 12 और 5 होगा, अर्थात 12 से 5 को घटा देंगे तो 7 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हल करेंगे तो हल करने पर हमें x का जो मान मिलेगा वो एक तो 12 मिलेगा और दूसरा -5 मिलेगा। अब देखिए जो हमने इसकी एक भुजा मानी थी x, तो वो 12 ही होगी, -5 नहीं होगी, क्योंकि किसी भी त्रिभुज की भुजा वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है। इसलिए ये जो ऋण 5 वाला मान है ये इसे हम अमान्य कर देंगे। तो x का मान हमको मिल गया 12, और जब x का मान 12 मिल जाएगा तो ऊपर जो हमने ये माना था कि त्रिभुज का आधार x है, तो x की जगह पर जब हम 12 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 ऋण 7 का मतलब 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का जो आधार होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा और जो त्रिभुज की ऊंचाई होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। तो ये प्रश्न भी हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और इसका अंतिम प्रश्न है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित वस्तुओं की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो ये भी सरल ही है प्रश्न, बहुत कठिन नहीं है। चलिए देखते हैं इसे कैसे लगाया जाता है। हाँ तो बच्चों, इसमें सबसे पहले हम बर्तनों की संख्या को x मान लेते हैं। मान लेते हैं कि बर्तनों की संख्या x है, और जब x बर्तनों की संख्या हो जाएगी तो उस एक नग की लागत क्या होगी प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न में दिया गया था कि लागत जो है बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बर्तनों की संख्या थी x, इसका दुगना करेंगे 2x हो जाएगा, और 3 अधिक है तो इसमें 3 और हम जोड़ देंगे। तो एक नग की जो लागत हो जाएगी वो लागत हो जाएगी 2x + 3। अब इसके आगे देखिए,
जो कुल निर्माण लागत दी गई है वो दी गई है 90 रुपये। तो निर्माण लागत कैसे हम निकालेंगे? क्योंकि बर्तनों की संख्या x है और एक बर्तन की लागत जो कीमत है वो है 2x धन 3। तो इन दोनों का अगर हम गुणा करा देंगे तो हमें कुल निर्माण लागत मिल जाएगी। तो हम इसका गुणा करा दिए हैं और प्रश्नानुसार ये 90 रुपये के बराबर है। तो जो हमारा समीकरण बन जाएगा वो हो जाएगा x और 2x धन 3 बराबर 90। इस x का अंदर गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर धन 3x और 90 को इधर कर लेंगे बराबर के, तो ऋण 90 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया पूर्व प्रश्नों की भांति। अब इसमें देखिए, इस 90 का 2 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 180, और यहाँ पर ऋण चिन्ह लगा हुआ है। ये ऋण चिन्ह का मतलब 3 का गुणनखंड ऐसा होना चाहिए कि घटाने पर 3 आए और गुणा कराने पर 180 के बराबर आए। तो इसको जब हम खोजेंगे तो हमको ये मिलेगा कि 15 से अगर 12 को घटा दें तो 3 के बराबर आएगा, और 15 का 12 में गुणा करा दें तो 180 के बराबर आएगा। तो इस तरह से हम जो 3 है उसको लिख देंगे 15 ऋण 12। फिर x का अंदर गुणा करा देंगे तो हमको मिल जाएगा 2x स्क्वायर धन 15x ऋण 12x ऋण 90 बराबर 0। इसमें पहले दो पार्ट में हम x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 2x धन 15, और दूसरे में ऋण का 6 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2x धन 15। अब 2x धन 15 दोनों में से कॉमन मिल जाएगा और हमारे पास बचेगा x ऋण 6। तो इस तरह से इसके दो गुणनखंड हमको मिल गए, 2x धन 15 और x ऋण 6। अब उसके बाद जो पहला हमारा गुणनखंड है 2x धन 15, हम इसको पहले 0 के बराबर लेते हैं। जब 0 के बराबर लेंगे, 15 को बराबर के उधर भेजेंगे तो ऋण 15 हो जाएगा, ये ऋण 15 हो गया, और 2 को बटे में कर देंगे तो ये आ जाएगा ऋण 15 बटे 2। और दूसरा गुणनखंड जो x ऋण 6 है, जब इसको हम बराबर 0 लेंगे तो x बराबर हमको मिल जाएगा 6। तो इस तरह से हमें x के दो मान मिल गए, ऋण 15 बटे 2 और दूसरा मान मिल गया 6। ऋण 15 बटे 2 ये जो मान हमको मिला है, ये मान प्रश्न के अनुसार संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बर्तनों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो हम क्या करेंगे कि जो x का मान ऋण 15 बटे 2 है इसको अमान्य कर देंगे, और x का जो दूसरा मान है x इक्वल टू 6, इसी को हम मान्य करेंगे और इसी आधार पर हम अपना उत्तर निकालेंगे। तो चूंकि हमने बर्तनों की संख्या x मानी थी और x का मान 6 आ गया, तो बर्तनों की संख्या 6 हो जाएगी, और लागत हमने माना था 2x धन 3, और इसमें x का मान जब हम 6 रख देंगे यहाँ पर तो ये हल करने पर आ जाएगा 15। तो इस तरह से जो बर्तनों की संख्या थी वो 6 थी और कुल जो उसकी लागत थी वो 15 रुपये थी। तो बच्चों, ये अंतिम प्रश्न भी आपका समाप्त हुआ और अंतिम प्रश्न के साथ ये प्रश्नावली भी समाप्त हुई। धन्यवाद।